हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जंग अजीम जो 1939 से लेकर 1945 तक लड़ी गई थी, उसमें अमेरिकन लाइब्रेरी इन पेरिस हर वक्त खुली रहती थी और किसी एक लम्हे को भी बंद नहीं हुई। लाइब्रेरी के दरवाजे पर एक इबारत लिखी होती थी कि आफ्टर द डार्कनेस ऑफ वॉर द लाइट ऑफ बुक्स, यानी जंग के अंधेरों के बाद किताबों की रोशनी। ये अल्फाज लिखे हैं बीना शाह ने अपने एक कॉलम में जिसका उन्वान है वॉर, आर्ट एंड ट्रूथ, जो चंद दिन पहले डॉन अखबार की जीनत बना। वो लिखती है कि जब हर तरफ इंतशार, अंधेरे और मायूसियाँ हों तो अदब और आर्ट का उस वक्त क्या किरदार बनता है, ये सवाल अक्सर उठाया जाता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हर वक्त सियासी बेचैनी, मुआशी अदम इस्तेकाम और समाजी शिराजा बिखरा रहता है, वहाँ आर्ट और अदब की अहमियत दो चंद हो जाती है। साथ ही गजा में जंगो जदल ने दुनिया भर में जितनी भी स्क्रीन्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के स्क्रीन्स हो या चाहे टीवी की स्क्रीन्स हो, उनको दर्दनाक तस्वीर और वीडियोस से भर दिया है। ऐसे में अदब और आर्ट की कमी ज़्यादा शिद्दत से महसूस होती है, जो इस क्रेजी दुनिया को वापस नॉर्मल हालात की तरफ ला सके। गजा में ही एक शायर रफ़ातुल अरीर भी लुक़्मा अजल बन गए और उनकी एक बड़ी मशहूर नज़्म जो बाद में पूरी दुनिया में फैली, उसका उन्वान था इफ़ आई मस्ट डाई, जिसमें वो ये कहते हैं इफ़ आई मस्ट डाई यू मस्ट लिव टू टेल माई स्टोरी टू सेल माई थिंग्स। ये असल में उस कर्ब का इजहार है जो बर्बरियत की वजह से एक शायर के दिल में ख्वाहिश की सूरत में अंगड़ाई लेता है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बिलखुसूस अदब और आर्ट महज एंटरटेनमेंट और वक्त गुजारी के लिए नहीं, बल्कि मज़ाहमती तहरीक के तौर पर इस्तेमाल हुए भी हैं और होने भी चाहिए। लिखारी, शायर, आर्टिस्ट्स और गुलकार अपने अपने मीडियम्स के ज़रिए मज़ामत करते हैं। ये मज़ामत अल्फाज के ज़रिए भी होती है, तहरीरों के ज़रिए होती है, तस्वीर, कहानियों, गानों और रंगों के ज़रिए की जाती है। इससे आम आवाम को ताकत और मज़ाहमत को तक़वियत मिलती है और वो स्टेटस को की ताकतों को चैलेंज करते हैं। हमारी कौम ने जंगें, मार्शल लॉज, सियासी कत्ल, दहशतगर्दी और डिक्टेटरशिप जैसे सख्त तरीन हालात देखे हैं। चार बड़ी अफरीतें जिन्हें जंग, वबा, मौत और कैद साली कहते हैं, उनमें से कम पहले तीन यानी जंग, वबा और मौत पाकिस्तानियों ने अक्सर देखे हैं। लेकिन इन गए गुजरे अदवार में भी मज़ामती अदब ने हमेशा आवाम को एक नई उम्मीद दिलाई है। मिसाल के तौर पर फैज़ अहमद फैज़ को ले लीजिए, जो 1950 की दिहाई में 2 दफ़ा कैद-ओ-बंद की सोहबतों में रहे। फैज़ की मज़ामती शायरी आज भी अदब का एक रोशन बाब है। इसी तरह हम देखते हैं कि फ़हमीदा रियाज ने जिस तरह मज़ामत की और डिक्टेटरशिप और पिदरशाही निज़ाम को चैलेंज किया, वो भी फैज़ और किश्वर नाइद की शायरी और दीगर तहरीरों की तरह एक उम्मीद का पैगाम है। हमारे साउथ एशिया के अदब में बेशुमार ऐसे मास्टर पीसेज हैं जिनमें जंगो जदल, सियासत के उतार चढ़ाव, समाजी शिकस्त और रेख्त और हत्ता के तकसीम पर भी ख्याल आराई मिलती है। मिसाल के तौर पर बप्सी सिद्धवा का क्रैकिंग इंडिया एक बड़ा मशहूर नावल है, जिस पर बाद में एक फ़िल्म भी बनी जो दीपक मेहता ने बनाई और जिसका टाइटल है द अर्थ। इसी तरह उसमें तकसीम के दौरान फसादात, तशद्दुद, माइग्रेशन, रेफ्यूजी क्राइसिस और इस तरह के दीगर मौज़ूआत को कलमबंद किया गया है। इसी तरह मोनी मोसन के द एंड ऑफ इनोसेंस में 1971 के सानहा के पस मंज़र में तबाह आजमाई की गई है और जिसे सेकंड पार्टीशन भी कहा जाता है। इसी तरह एक और बंगाली लिखारी हैं तहमीना अनम, उन्होंने 1971 की जंग को एक दूसरे जाविये से यानी बंगाली जाविये से देखा है, जो उन्होंने अ गोल्डन एज एंड द गुड मुस्लिम में कलमबंद किया है। पाकिस्तानियों को अपने मुल्क और अपने अदब के अलावा बाकी दुनिया के अदब को भी और रीजनल लिटरेचर जो है उसको भी पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि उन्हें बाकी लोगों के नुक्ता हाय नज़र से भी वाकफियत हासिल हो सके और वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी बेहतर तौर पर समझ सकें। इसी तरह हम देखते हैं कि अफ्रीकन लिटरेचर में नाइजीरियन राइटर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, केनियंस हैं, इसी तरह अफ़गान अमेरिकन राइटर्स हैं, श्रीलंकन राइटर्स हैं और हत्ता के इंडियन राइटर्स भी हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मास्टर पीसेस लिखे हैं। और पाकिस्तानियों को उन जो अदब के शाहपारे हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। एक राइटर में और एक आम आदमी में क्या फ़र्क होता है? उनमें बुनियादी फ़र्क ये होता है कि एक आम आदमी तो हर तरह के क्राइसिस से गुजरता है, लेकिन वो उसको बेहतर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जबकि एक राइटर जो होता है वो उन वाक़यात को कलमबंद करके और आम लोगों की ज़िंदगियों पर
ان واقعات کے نتیجے میں اثر انداز ہونے والے عوامل کو اپنے قاری تک پہنچاتا ہے، اس سے نہ صرف رائٹر کا کیتھارسس ہو جاتا ہے بلکہ مستقبل کے لیے سرکاری تاریخ کے مقابلے میں عوامی تاریخ کے طور پر وہ ادب بھی چھوڑ جاتا ہے۔ اور لکھنا نہ جنگ سے پہلے، نہ درمیان میں، اور نہ ہی جنگ کے بعد ختم ہونا چاہیے، اور نہ صرف لکھنا بلکہ پڑھنا بھی ہمیشہ اور ہر طرح کے حالات میں جاری رہنا چاہیے۔